हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को हरित क्रांति के विषय में बताऊंगी। हरित क्रांति क्या होती है, इसको किसने स्टार्ट किया, इसके क्या प्रभाव पड़े, क्या दुष्प्रभाव पड़े, ये सब बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति क्या है। दोस्तों, हरित का मतलब होता है हरा और क्रांति का मतलब होता है तेज़ी से विकास। अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएँ तो हरियाली के क्षेत्र में तेज़ी से विकास। तो आप समझ रहे होंगे हरियाली के क्षेत्र में मतलब ये कृषि से संबंधित है। इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था, जो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था, वह 1967 ईस्वी में पूर्व संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के जो निर्देशक थे, जिनका नाम था विलियम गॉड, उन्होंने किया था। इस क्रांति की जो आधारशिला थी वो 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा रख दी गई थी। वैश्विक स्तर पर इस क्रांति के जो जनक थे वो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व, जिसमें खासकर के जो विकासशील देश थे दोस्तों, उनमें खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता आ गई थी। इन्हीं के द्वारा जो विकसित गेहूं की अधिक उपज वाली और अधिक रोग प्रतिरोधी बोनी किस्म की जो प्रजातियां थीं, वो भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको आदि अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन उनसे दुगना हो गया था। तो दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि बोरलॉग का जन्म कहाँ हुआ था, वे कहाँ के निवासी थे, तो बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइवा प्रांत में हुआ था और उनका जो निधन हुआ वह 12 सितंबर 2009 को अमेरिका में ही हुआ था। मैक्सिको उनका सिर्फ कार्य क्षेत्र था। हरित क्रांति की जो प्रथम फसल थी दोस्तों, जो हरित क्रांति में जो पहली फसल बोई गई थी वह थी मैक्सिकन गेहूं, जिसे बोरलॉग ने ही मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगवाया था। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति का विकास कब हुआ। भारत में हरित क्रांति कब से उठी, कब से इसका विकास हुआ, किसके द्वारा किया गया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारत में जो MS स्वामीनाथन थे, उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तथा तत्कालीन यानी कि उस समय जो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। दोस्तों, स्वामीनाथन का जो जन्म था वो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इन्होंने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि MS स्वामीनाथन को पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब दिया गया, तो आप लोगों को ये याद रखना है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके, मतलब जो मैक्सिको के बीज थे उनको पंजाब के जो घरेलू किस्म के जो बीज थे उनके साथ मिलाकर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। इसीलिए इन्हें यह पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। दोस्तों, अब हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और क्या दुष्प्रभाव पड़ा, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्या अच्छे प्रभाव पड़े, हरित क्रांति से क्या अच्छा हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। तो इनके फलस्वरूप गेहूँ, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में वृद्धि आई थी। एवं नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हुई थी। दोस्तों, इनसे क्या हुआ था कि जो रासायनिक उर्वरक जो 1960 और 61 में 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता था, वो 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने लगा था। देश में अधिक उपज वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा था और बीजों की नई किस्मों की भी खोज की गई थी। देश में सिंचाई सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया गया था। देश में पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों खरपतवार एवं कीटों का नाश करने के लिए दवा छिड़कने का कार्य किया जाता था एवं टिड्डी दल पर भी नियंत्रण करने का बहुत प्रयास किया जाता था। इसके साथ ही कृषकों में व्यावसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से देश में कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए थे।
आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इन सब यंत्रों का उपयोग होने लगा था। ये तो रहे इसके प्रभाव। अब इसकी कुछ कमियां भी हुई थी दोस्तों, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े थे लोगों पर। वो थे कि इस क्रांति का प्रभाव कुछ फसलों तक ही सीमित रह गया था, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। दोस्तों ये कुछ फसलों तक ही सीमित रह गई थी। चावल में भी इसका ज़्यादा नहीं हुआ था विकास, ये चावल भी इससे कम प्रभावित रह गया था। अन्य फसलों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस क्रांति में क्या होता था, पूंजी निवेश करनी पड़ती थी, जो कि सामान्य किसानों के लिए संभव नहीं था। दोस्तों जो धनी किसान होते थे वो तो ये सब ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, ये सब चीज़ें खरीद पाते थे, लेकिन जो सामान्य किसान होते थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो ये सब चीज़ें खरीद सकें। इसके साथ ही कृषि यंत्रों का प्रयोग होने से अधिकतर किसान बेरोजगार हो गए। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, अगर मशीनों का प्रयोग होता है तो जो आम मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके रोजगार छिन जाता है। तो वही हुआ था कि जब कृषि यंत्रों का प्रयोग होने लगा था तो अधिकतर किसान क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, जिससे उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। बेरोजगार होने और आर्थिक तनाव होने के कारण वो शहरों की ओर चल दिए थे। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों तक ही सीमित रह गया था। दोस्तों इस हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो पूरे देश में एक साथ नहीं हो पाया था, बल्कि ये कुछ राज्यों तक ही सीमित रह गया था। इसका प्रभाव संपूर्ण देश में नहीं हो पाया था। दोस्तों हरित क्रांति के दुष्प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई राष्ट्रीय कृषि नीति का घोषणा की थी 28 जुलाई 2000 को। इस नीति में सरकार ने इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में इस नीति को क्या नाम दिया था, इंद्रधनुषी क्रांति। तो इस इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% यानी 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इसमें देश की विभिन्न क्रांतियों को भी सम्मिलित किया गया था। दोस्तों देश की विभिन्न क्रांतियां हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वह है हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ये तो आप जानते ही हैं, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। इसके साथ में है सुनहरी क्रांति जो फल एवं सब्जी उत्पादन, बागानी कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति जो आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति ये तो है ही है जो कृषि संबंधी समग्र क्रांतियों से संबंधित है। ये तो पूरी कृषि संबंधी समग्र क्रांतियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है ये। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि से संबंधित है ये। गुलाबी क्रांति ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। और इसके साथ ही एक और है वह लाल क्रांति, ये मांस एवं टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों को मैंने सभी क्रांतियाँ और वो क्रांतियाँ किससे संबंधित हैं इसके बारे में आपको बताया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपके कमेंट हो वो आप मुझे बताएं। अब मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।